72। ओके, अच्छा जी, जो डिस्कशन हमारी पिछली क्लास में शुरू हुई थी वो पिछली ही क्लास के अंदर हम रिज्यूम करेंगे। फिलहाल जो है वो आप फिलहाल ये बताएं कि अगर पेरेंट की किताबों में इंटरेस्ट इनकम नजर आ रही है 12 रुपए की, और सब्सिडरी की किताबों में इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आ रहा है 12 रुपए का, और पेरेंट की किताबों में इंटरेस्ट रिसीवेबल नजर आ रहा है 3 महीने का, और सब्सिडरी की किताबों में इंटरेस्ट पेएबल नजर आ रहा है 3 महीने का। ये सारा डेटा है 2026 के साल का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए करंट एसेट्स में से और करंट लाइबिलिटीज में से कितना कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे। क्लियर? क्योंकि रिसीवेबल पेएबल तो 3 है ना। और जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम बनाएंगे तो उस वक्त हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम बनाते हुए अदर इनकम में से और फाइनेंस कॉस्ट में से, अदर इनकम में से और फाइनेंस कॉस्ट में, वो एते देख लो तो मेहरबानी, ये किसके होंगे? पेरेंट के, और ये सब्सिडरी की अदर इनकम वगैरह। -12 अच्छा, लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा, डू नॉट हिट वर्किंग 5। असल में ये बराबर अमाउंट है, जैसे सेल परचेज नहीं कैंसिल हो जाती तो वो वर्किंग 5 में नहीं जाती। सेल परचेज उसकी कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह जाती है, सेल परचेज कैंसिल हो जाती है बराबर अमाउंट से, तो वर्किंग 5 में नहीं जाती, इसलिए ये वर्किंग 5 में नहीं जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हुआ। इसको अब हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। पहले यहाँ तक नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ये P&L का फेस है, एंड डू नॉट हिट वर्किंग 5। इस सफ़े के ऊपर हेडिंग दे दें इंटरेस्ट, ये ना हेडिंग दें इनकम या एक्सपेंस, बस इंटरेस्ट।
अच्छा जी, जो लेट आए हैं मैं उनको समझा दूंगा, अभी बस नोट करने का टाइम खत्म है। मैं अभी नोट करने देता हूं, अभी इधर इधर समझ लें, अब जो लेट आए हैं वो इधर समझ लें। पेरेंट की किताबों में मैनेजमेंट फीस इनकम आ रही है, मशवरा फीस इनकम 12 रुपए, 12 महीने मशवरा दिया। सब्सिडरी की किताबों में मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस आ रहा है, प्योरली सेम एडजस्टमेंट, ऐसे टाइम जाया करो। सब्सिडरी की किताबों में मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस आ रहा है। पेरेंट की किताबों में इसका रिसीवेबल पड़ा हुआ है सिर्फ 1 रुपया, अभी एक महीने की फीस नहीं दी थी उसने, बाकी तो दे दी, अल्लाह का शुक्र है। और सब्सिडरी की किताबों में इसका पेएबल खड़ा हुआ है, कितने रुपए? 1 रुपए। अच्छा जी, जब बैलेंस शीट का सवाल होगा तो बैलेंस शीट के सवाल में आप करंट एसेट्स में से माइनस कर दीजिएगा 1 रुपया और करंट लाइबिलिटीज में से माइनस कर दीजिएगा 1 रुपया। और जिस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल करने लगे तो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं ये पड़ा होगा, मशवरा फीस मेरी इनकम होगी और सब्सिडरी का एडमिन एक्सपेंस होगा, सब्सिडरी का एडमिन एक्सपेंस होगा। अब आप क्या करेंगे, पी और एस की फिगर्स डाल दीजिएगा इधर, वो तो अलग डिस्कशन है, वो जो सवाल से आती हैं, जो वो जो फिगर्स हम 1 2 3 4 5 6 7 गिन के करते हैं। अब आप -12 और -12, क्योंकि इधर इनकम एक्सपेंस कैंसिल होंगे, जैसे उधर डेटर क्रेडिटर कैंसिल होते थे, सेल परचेज इधर कैंसिल, उधर रिसीवेबल पेबल बैलेंस शीट में कैंसिल होंगे और पी एंड एल के सवाल में इनकम एक्सपेंस कैंसिल होंगे, और बस ये इतनी सी एडजस्टमेंट होकर खत्म हो जाएगी। और ये तो हो गया पी एंड एल का मुंह फेस। छोटी सी बात, एंड डू नॉट हिट वर्किंग 5, ये चीजें वर्किंग 5 में नहीं लेके जानी आप लोगों ने, हालांकि एस की किताबों में थोड़ा सा हिट हो रहा है, लेकिन वो मैं बात कर लेता हूं। एंड डू नॉट हिट वर्किंग फाइन। सो दीज टू आर प्योरली वेरी इजी एडजस्टमेंट्स। सो नाउ यू कैन टेक अ पिक। सफ़े की हेडिंग बन गई, अभी अभी पिक्चर ना लें, सफ़े की हेडिंग बन गई इंटरेस्ट एंड मैनेजमेंट फी, ये इंटरेस्ट एंड मैनेजमेंट फी, अभी नहीं पिक्चर लेनी, वो फिर मैं एक छोटी सी चीज़ डलवा दूँ। अगर अकाउंटेंट कोई एंट्री करना भूल गया तो पहले रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें। फिर ये सारा तो करना ही है, पहले रेक्टिफाइंग एंट्री भी करनी है अगर अकाउंटेंट को एंट्री करना भूल गया। अब तस्वीर किसी ने लेनी है तो ले सकते हैं, मैं ज़रा खूबसूरत कर लूँ। अगर अकाउंटेंट कोई एंट्री, जो लेट आए हैं वो तस्वीर खींच लें ताकि मैं तसल्ली से, आज के नोट्स में भी इंशाल्लाह हम ये अटैच कर देंगे इसमें। और जिस जिसके दोस्त नहीं आए हुए वो खड़े हो जाए, दोस्त तो घरों में खड़े होंगे, आप लोग इधर खड़े हों उनके एजाज में। आपके साथ वाला अगर नहीं आया तो खड़े हो जाए। आगे बस अब सैटरडे संडे ऑन टोज रहना, किसी भी वक्त मैसेज आ सकता है मेरा, सुबह दोपहर दिन रात, सुबह शाम। ओके
अच्छा जी, तसल्ली से वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए ये एडजस्टमेंट सुन लें और समझ लें और इनको दिल में बिठा लें और सारे इधर अटेंटिव हो जाएं। पॉज करें। चलो अभी तो हल्का फुल्का टच दिया ना सिर्फ। अच्छा जी, होगा एक्सक्यूज ना करना। अच्छा जी, देखो, अच्छा अब मोहतरम एक बात जहन में रखें कि चंद सवालों के जवाब देते रहिएगा और चीज समझते रहिएगा और हमेशा के लिए ये समझनी है, बार बार डिस्टर्ब नहीं करना। पेरेंट इंटरेस्ट इनकम कहां रिकॉर्ड करेगा? इधर अदर इनकम में। पेरेंट इंटरेस्ट इनकम कहां रिकॉर्ड करेगा? अदर इनकम में। कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सब्सिडरी इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड करेगी? फाइनेंस कॉस्ट में। ठीक है, ओके। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि अगर पेरेंट ने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की है 12 रुपए और सब्सिडरी ने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड की है 12 रुपए, तो इन दोनों की अपनी फिगर्स तो आ रही होंगी 1 2 3 4 जब हम उठाएंगे। तो पीएन के पे अदर इनकम में से आप 12 माइनस कर दीजिएगा, ये पेरेंट की इंटरेस्ट इनकम आप माइनस करे होंगे अगर पी ने इसको लोन दिया, और सब्सिडरी का जल्दी बोल दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे। डन। अच्छा जी, लेकिन बैलेंस शीट में पूरा 12 12 ना उल्टाइएगा, असल में 9 महीने का मिल गया हुआ है, 9 महीने का मिल गया हुआ है। इनकम एक्सपेंसेस हमेशा उल्टाने हैं फॉर द ईयर और रिसीवेबल पेएबल हमेशा उल्टाने हैं एज ऑन। ये एडजस्टमेंट कई दफा बैलेंस शीट में हमने की हुई है, तो ये इसको छोड़ें, ये तो हमने काफी दफा रिवीजन की हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब अगला आपको कुछ बताने की, डू नॉट हिट वर्किंग, अगला आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि अगला भी मशवरा फीस है। लेकिन जो भाई लेट आए हैं इधर देख के जरा मुझे बताएं, पेरेंट मशवरा दे के एंट्री करेगा कैश या रिसीवेबल डेबिट और मशवरा फीस इनकम क्रेडिट, तो पेरेंट इनकम कहां डालेगा? अदर इनकम में। और सब्सिडरी मशवरा एक्सपेंस कहां डालेगी? मशवरा एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का कहां से ताल्लुक हो गया इसका? सब्सिडरी मशवरा फीस एक्सपेंस कहां डालेगी? एडमिन में। तो फिर यहां से माइनस कर दें 12 और यहां से माइनस कर दें 12, बेसिकली ये यहां पड़ा होगा और यहां पड़ा होगा। तो फर्ज करें अजीब सा सवाल हमने बना लिया। अजीब सा सवाल क्या हमने बना लिया? हमने अजीब सा सवाल यह बना लिया कि साल की इनकम ही 12 है। फर्ज करें हर महीने की मशवरा फीस 1 मिलियन है, तो साल की इनकम 12 मिलियन 12 मिलियन। हाँ, उसमें से 11 मिलियन तक, उसमें से 11 मिलियन शायद हमें रिसीव हो गया हो, एक एक महीने का अभी तक क्या पड़ा हुआ है? तो बैलेंस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 वर्किंग 6 उधर तो छोड़ें। स्टेप 2, जब स्टेप 2 कर रहे होंगे तब -1 कीजिएगा, जब स्टेप 3 कर रहे होंगे -12 -12। यहां तक ये बात खत्म होगी। इतनी ही आसान थी, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। अब कुछ बच्चे क्लास के बाद आते रहते हैं अक्सर और कहते हैं कि ये देखें, ये एस की फाइनेंस कॉस्ट है, ये एस की फाइनेंस कॉस्ट है, तो ये एस प्रॉफिट में पड़ी हुई है, तो ये एसआरई टाइप चीज है। तो एक बड़ी मुश्किल सी एडजस्टमेंट कोई बन सकती है, फिर वो खाली एस प्रॉफिट में ही नहीं होगी, वो इधर एसआरई में भी होगी बेटा, इधर एसआरई में भी फिर करनी पड़ेगी। तो इसलिए
चंद साल पहले तक आई कैप करता था, लेकिन वो दुनिया के लोगों की राय है कि इसमें मैंने कहा ज़्यादा लॉजिक्स में नहीं जाना, दुनिया के लोगों की राय है कि जिस तरह सेल परचेज आपस में कैंसिल होकर ख़त्म हो जाती है ना, हाँ वो क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट पड़ा होता है, अलग डिस्कशन है, सेल परचेज आपस में खत्म हो जाती है तो उसको और कहीं नहीं लेके जाते। हालांकि बहस ये भी हो सकती है, सेल सीआरई में पड़ी हुई है, परचेज एसआरई में पड़ी हुई है, वो भी फिर स्यापा है पूरा। तो ये तीन अमाउंट्स हैं जो सेम अमाउंट से कैंसिल होती हैं, सेल परचेज, ट्रायंगुलर में पहली दो चीजें, सेल परचेज, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, मैनेजमेंट फीस इनकम, मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस। इनके बारे में लोगों की राय है इनको कभी भी वर्किंग 5 में ना लेके जाना। मैं सेल परचेज को नहीं वर्किंग 5 में लेके जाता था, सेल परचेज के बाद जो एंड पे, सेल परचेज को तो नहीं वर्किंग 5 में लेके जाते ना, सोल्ड में से सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से जो माइनस करते थे उसको तो नहीं वर्किंग 5 में लेके जाता। वर्किंग 5 में सोल्ड, अनसोल्ड के प्रॉफिट, वो अलग डिस्कशन है, वो मैं नहीं कर रहा इस वक्त। तो बस सादा सी बात है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने जितना इनकम है उसको कैंसिल कर देना है, और बाकी आपने ना वर्किंग 5 की टेंशन लेनी है ना एसआरई सीआरई की टेंशन लेनी है, क्योंकि आसान चीज है उसको आसान रखें। चंद साल पहले कुछ हाई कैप करता था लेकिन अब नहीं करता, वो बहुत लंबी और टेक्निकल बात हो जाती है, फॉरेन ऑथर्स भी इसको नहीं कर रहे आजकल। अच्छा, यहां तक एक सिंपल बात खत्म होगी, अब इसकी रिवीजन कर लेते हैं, फिर ये उर्दू वाली लाइन में समझाता हूं, पहले इसकी रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज वैसे मुझे बता दें कि पेरेंट इंटरेस्ट इनकम की क्या एंट्री करता है? कैश, डेबिट, इंटरेस्ट इनकम, क्रेडिट। और सब्सिडरी इंटरेस्ट एक्सपेंस की क्या एंट्री करती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। और दूसरी बात बता दें, पेरेंट मशवरा देने की क्या एंट्री करता है अगर पैसे आ जाएं? कैश, डेबिट, अदर इनकम या मैनेजमेंट फीस इनकम, क्रेडिट। और सब्सिडरी क्या एंट्री करती है? मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस, डेबिट, और कैश, क्रेडिट। ठीक है, बाकी अब इन चक्रों में हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हम बड़े हो गए हुए हैं कि अगर सवाल है मिसाल के तौर पे और मैं कहूं कि मेरी साल की पूरी इनकम, मेरे साल की पूरी इनकम मशवरे की 100 मिलियन है, मशवरे की 100 मिलियन है, और 100 मिलियन मेरे साल की पूरी इनकम है, एनुअल मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और मैं खड़ा हूं ईयर एंड के ऊपर। और जब मैं ईयर एंड के ऊपर खड़ा हूं तो मैंने 25 रुपए उससे इधर ले लिए, 25 रुपए उससे इधर ले लिए, और 25 रुपए उससे इधर ले लिए। ठीक है जी, अब आप मुझे बता दें कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा? 25 रुपए। ओ भाई, ये तो बोंगी आपने मारनी होती है। बैलेंस शीट में जाता है रिसीवेबल पेएबल। मैं बताता हूं, ये तो आपकी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का मसला है ना, ये हमारी क्लास का मसला नहीं है। मुझे आपने P&L की फिगर बतानी है और मुझे आप लोगों ने फिगर बतानी है बैलेंस शीट की। तो ये फीलिंग आ रही है, ये यकम अप्रैल है, यकम अप्रैल से अगले साल का यकम अप्रैल हमारा ईयर एंड कब हो गया? कितने लोगों को अब जरा बात समझ आई कि ये यकम अप्रैल से पेरेंट ने कहा यार वो मशवरे देने शुरू करने हैं, सब्सिडी ने कहा जरा 2-3 महीने गुजर लेने दे, मैं अपने पांव पे खड़ी हो जाऊं। सब्सिडी ने यकम अप्रैल से कहा मैं नहीं खड़ी हो पा रही, तो पेरेंट मशवरे देने शुरू कर। तो यकम अप्रैल से पेरेंट ने मशवरे देने शुरू किए। सब्सिडी ने कहा साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साल के 100 मिलियन तो ले लिए। उसने कहा ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में ये तय हो गया 25 मिलियन अभी ले लो, 25 मिलियन अभी ले लो, 25 मिलियन अभी ले लो, 25 मिलियन इधर ले लेना। अब यहां पे खड़े होके मुझे बताएं कि इन 3 महीने का 25 इधर मिल गया, इन 3 महीने का 25 इधर मिल गया, इन 3 महीने का 25 इधर मिल गया, तो P&L में कितना गया? P&L में 75। अब बताएं इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस में से कितना माइनस कर देंगे? 75। अच्छा, इसमें से कितना रिसीवेबल है? एक्सेलेंट। इसमें से कितना रिसीवेबल है? इसका इधर रिसीव हो गया, इसका इधर रिसीव। मुझे लग रहा है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो बैलेंस शीट में क्या कैंसिल करेंगे? 0 बैलेंस शीट में। ओ फ्यूचर के रिसीवेबल ना बुक कर दीजिएगा, फ्यूचर के रिसीवेबल ना बुक कर दीजिएगा। वो तो मैंने ऐसे ही आपको तंग करने के लिए पूछा कि जरा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या कहानी है। अच्छा जी, ऐसे कर लें, चले ऐसे कर लें। ये तो मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूं उसकी एक्रूअल की। फर्ज करें एग्री हुआ है कि सारा 100 इधर पे होना है, फर्ज करें एग्री हुआ है सारा 100 इधर पे होना है,
यहां खड़े होके मुझे बता दें कितने महीने मैंने मशवरे दे दिए? 9 महीने। खर्चे में भी 9 महीने गए और इनकम में भी, तो पी एंड एल में कितना कैंसिल करेंगे? 75। अच्छा, कोई रिसीवेबल पेबल पड़ा होगा? पेमेंट सारी इधर मिलनी है। पेमेंट क्वार्टरली मिल रही है या पेमेंट एनुअल? जरा सोच के बताएं आप, कितना रिसीवेबल है पेरेंट की नजर में? पूरा 75। कितना पेएबल है सब्सिडरी की नजर? तो ये रिवीजन थोड़ी सी इंटरेस्ट के एतबार से भी की थी। अच्छा, 6 मंथली कर लेते हैं। 6 मंथली कर लेते हैं। ये क्या तारीख है? यकम अप्रैल। और ये अगले साल की 31 मार्च। कोई 50 को इधर कर लेते हैं, 50 इधर ले लेते हैं उससे, और 50 इधर ले लेते हैं। ठीक है जी। आप बता दें पी एंड एल के अंदर जो है वो कितने महीने मैंने 12 महीने में से सर्विस दे दी है? 9 मंथ्स। तो सर्विस मशवरा फीस 9 महीने मैंने सर्विस दे दी है। ऐसे ही मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा, सर्विस की बात कर रहा हूं। तो इनकम में कितना गया है? 75। और खर्चों में 75। अच्छा, मेरी तीनों मिसालों में आप एक्सपेंसेस और वो इनकम के 75 लेके गए हैं। आपने सोचे तीनों मिसालों में आपने एक्सपेंस इनकम में 75 कैंसिल किया है। वाई? क्योंकि 9 महीने सर्विस दी है, बात खत्म। पी एंड एल का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ होता है, लेकिन बैलेंस शीट का सवाल आपका हर दफा बदल रहा है। अब जरा बैलेंस शीट का बताएं क्या करना है। इतना तो मिल गया, सितंबर तक का मिल गया, कितना और मिलना है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फ्यूचर की टेंशन ना ले, ये 3 महीने का बाद में कभी मिलेगा, तो फिर इधर 25। बहरहाल ये तो वो बातें हैं जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ाई जाती थी। तो हमने देखना ये होता है कि खर्चा कितना बुक हो गया है और इनकम। खर्चा और इनकम को कहां कैंसिल करना होता है? पी एंड एल में। और रिसीवेबल पेएबल को बैलेंस शीट में। अच्छा, हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल यह था कि मशवरा पूरे साल का है और 1-1 रुपए करके 11 रुपए मिल गए। दिसंबर की अभी तक मशवरा फीस नहीं मिली। यही था ना हमारा सवाल, दिसंबर की अभी तक मशवरा फीस नहीं मिली। तो हमारा सवाल इस टाइप का था। बहरहाल ये जो मैंने सारा डाटा आपके सामने लिखा है, इसको एक ऐसे ही मैं जरा सैंपल बेस पे पूछता हूं आपसे। सैंपल बेस से पूछता हूं, पी गेव लोन ऑन यकम मई 2012 of 100. Interest rate is 20% पर एनम। इंटरेस्ट पे होगा 6 मंथली इन एरियर्स। इंटरेस्ट होगा 6 मंथली इन एरियर्स। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर। ठीक है जी। अब मुझे बता दें कि बिल्कुल तसल्ली से कैलकुलेटर पकड़ के पहले मुझे बता दें कि पी एंड एल में कितना कैंसिल होगा और बैलेंस शीट में कितना कैंसिल होगा। पी एंड एल में इनकम एक्सपेंस कैंसिल कर दीजिएगा, बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल कैंसिल कर दीजिएगा। पी एंड एल की फिगर कोई निकाले जरा। $100 इंटू 20% इंटू 8/12। मई जून 2 महीने बनते हैं, फिर आगे जुलाई से दिसंबर 6। पी एंड एल में कितना जाएगा? 13.33। कहां कैंसिल होगा? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, एग्जैक्ट ये अमाउंट कैंसिल हो जाएगी। और बैलेंस शीट में बस ये फिगर इसी तरह निकाल दिया करनी है। ये कोई लंबी जोड़ी टी अकाउंट नहीं बना के देगा। मैं टी अकाउंट आप बना सकते हैं, मुझे पता है IAS 12 आपने पढ़ा हुआ है। आप टी अकाउंट खोलेंगे, टी अकाउंट खोल के इंटरेस्ट को करके और सब कुछ वो कर सकते हैं, टी अकाउंट आप बना सकते हैं। लेकिन टी अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है? मुझे बताएं आपको पेमेंट अब इंटरेस्ट की कैसे हो रही है? एरियर्स में। अक्सान पहली पेमेंट कब होगी? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर तक का तो पे हो जाएगा। कौन कौन सा पेएबल होगा? तो कैलकुलेटर पकड़ के 100 इंटू 20% इंटू 2/12
ओहो, बड़ी मजे की फिक्र निकल आई। तो P&L में फुल कैंसिल होगा 8 महीने का, और बैलेंस शीट में 3.3 3.3। ये कितने लोगों को 100% समझ आ गया था? बस ये समझाना मकसूद था। करें 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 नोट। बैलेंस शीट में क्या कैंसिल करना है? डेटर क्रेडिटर की तरह, डेटर क्रेडिटर की तरह रिसीवेबल पेएबल। P&L में क्या कैंसिल करना है? सेल परचेज की तरह इनकम एक्सपेंस। अच्छा, P&L में क्या कैंसिल होता था? सेल परचेज। और बैलेंस शीट में क्या कैंसिल होते थे? उसके डेटर और क्रेडिटर। तो सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब बिला वजह आप लोगों ने कुछ सोचना नहीं घर जाके, बिला वजह क्लास के बाद आके आपने डिस्कशन नहीं करनी। करनी है तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं। इन एडजस्टमेंट्स को वर्किंग 5 से साइड पे रखिएगा, इन एडजस्टमेंट्स को वर्किंग 5 से साइड पे रखिएगा। आसान आसान सी एडजस्टमेंट, माइनस 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 माइनस, तो इनको उधर भी SRE CRE से भी पाक रखिएगा। एक चीज है वो याद रखिएगा, वो है कि कभी कभी सवाल आ जाता है कि P ने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की, P ने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की। टेस्ट वाला सवाल मैं नहीं डिस्कस करूंगा, वो किसी दिन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 5 जो आपको होमवर्क में दिया था, वो पास पेपर का क्वेश्चन 5 है। अच्छा, एक सवाल कभी कभी आ जाता है, P ने इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं की। मोहतरम, अब अगर P ने इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं की तो भाई फिर यहां पड़ा ही नहीं हुआ और यहां पड़ा हुआ है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री तो करने दीजिएगा ना मुझे, अब रेक्टिफाइंग एंट्री करने दीजिएगा, ऐसा ही है ना? कोई ऐसी खतरनाक बात हुई मैं कहूंगा अटेंटिव हो जाए। मैं कह रहा हूं कि P बेचारा इंटरेस्ट इनकम ही रिकॉर्ड करना भूल गया। अब आप एंट्री मुझे करने दीजिएगा। एंट्री अब मैं करूंगा रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब मैं एंट्री करूंगा, वो एंट्री करना भूल गया था। ये मैं लिखवाना नहीं है, ये सवालों में प्रैक्टिस करेंगे बात। अब एंट्री हम करेंगे रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और जब हम ये एंट्री करेंगे रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, तो बैलेंस शीट का सवाल बनाते हुए ये CRE में भी जाएगा। फिर बच्चे लड़ेंगे, बच्चे कहेंगे आपने तो कहा था CRE में कुछ नहीं जाता, अब लेके जा रहे हैं। भाई ये अलग डिस्कशन मैंने शुरू कर दी है, उसको इससे तो लिंक ना करें ना। मैंने कैंसलेशन की डिस्कशन आपको सिखाई है, ये तो सवाल रेक्टिफिकेशन के। अब इनको मिक्स करके अगर खुद ही कहेंगे लड़े क्लास के बाद आके कि आप CRE में इधर लेके जा रहे हैं, क्या करें? मैं अपनी बात पे कायम हूं, अल्लाह का शुक्र है। ड्यूरिंग कैंसलेशन नेवर हिट वर्किंग, नेवर हिट CRE और SRE, never hit during cancel, but during rectification, if accountant has missed something then there must be some problem anywhere। फिर तो हर जगह मैस बच गई है। अगर अकाउंटेंट ने मिस किया हुआ है तो वो अभी मैं नहीं करा रहा, आपको लिख के कुछ नहीं करवा रहा, इंशाल्लाह वो कर लेंगे आने वाले दिनों में। अगर पेरेंट इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गया है तो हम एंट्री कर लेंगे रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करते हुए मैं कहूंगा आपको कि भाई ये CRE में ले जो रिसीवेबल बुक कर दो, आप फिर कैंसिल कर देंगे। हम कैंसिल तो करना ही है हमने। हम कहीं मैं कहूंगा रिसीवेबल, जैसे डिविडेंड में रिसीवेबल बुक करके
तो मैं कहूंगा इसको, इस एंट्री को, रेक्टिफाइंग एंट्री को करो, आप कीजिएगा, धड़ल्ले में कीजिएगा। और पी एंड एल सॉल्व करते हुए कैंसलेशन से पहले डाल दीजिएगा इसमें इंटरेस्ट। डालेंगे तो कैंसिल करेंगे ना, फिर डाल दीजिएगा, क्योंकि वो उसके, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो रहा है, सिंगल एंट्री अप्रोच, तो इंटरेस्ट इनकम यहां डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बात की आखिरी दफा सुन लें। सुबह का मैं लगा हुआ था कि पेरेंट की इधर पड़ा हुआ इंटरेस्ट इनकम और सब्सिडरी की इधर पड़ा हुआ, सॉरी इधर पड़ा हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो मैंने कहा था बस कैंसिल कर दें, बल्कि कर भी देते हैं, -12 कैंसिल कर दें। लेकिन अभी मैंने कुछ और कहा आपको, मैंने कहा पेरेंट इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना ही भूल गया था, तो बैलेंस शीट बनाते हुए इसको सीआरई में ले जाइएगा और पी एंड एल बनाते हुए इसको यहां डालिएगा, फिर कैंसिल कीजिएगा, पढ़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। और सिमिलरली अब आपने मुझे बताना है, एस इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गया, एस इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गया, एस इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल। तसल्ली से मुझे बताएं बैलेंस शीट में कैसे जाएगा ये, एसआरई डेबिट और पेएबल भूल गया ना, इंटरेस्ट रिकॉर्ड, पेएबल वाला ही भूलता है, पेड वाला तो भूलता ही नहीं। एसआरई डेबिट, पेएबल क्रेडिट। और पी एंड एल में क्या करेंगे, पी एंड एल में बोलो 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 बोलो, फाइनेंस कॉस्ट में डाल देंगे इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट को कहां डाल देंगे, और एस के प्रॉफिट को कम करेंगे। एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है, वो बेचारे ने, एस ने प्रॉफिट ही नहीं रिकॉर्ड किया हुआ ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर है, तो एस के प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्योंकि ये एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है, सीआरई टाइप। तो मोहतरम इन चक्रों में तो जाने की जरूरत ही नहीं। कभी किसी सवाल में अकाउंटेंट से गलती हुई तो वो सवाल मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, उसमें कर लेंगे। तो अब सारे बोले ड्यूरिंग कैंसलेशंस, नेवर हिट एसआरई सीआरई एंड नेवर हिट वर्किंग 5, बस। बट ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन, पेरेंट की एंट्री करेगा रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और सब्सिडरी की एंट्री करेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। वो जब सवाल आया करेंगे इंशाल्लाह इसको खोल लिया करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। तो इंशाल्लाह हम कोशिश होगी कि इसी को खोल के सवाल किया करें, लेकिन अगर सवाल ने लिखा हुआ एस हैज नॉट रिकॉर्डेड तो फिर हम इसको साइड पे कर दिया करेंगे, पहले ये किया करेंगे, फिर वो काम तो करना ही होगा, वो काम कैंसलेशंस तो हमेशा करनी है। जैसे कंसोलिडेशन में नहीं होता था, कंसोलिडेशन में भी तो करते थे, डिविडेंड फटा हुआ हिस्सा डालते थे, पूरा डालते थे, फिर बाद में पता चलता था कैंसिल भी करना है। ओके, इन सारे अब कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन इंशाल्लाह हम नमाज के बाद करते हैं सवालों में डाल के। अब मेरा यहाँ पे खड़े होके आपसे एक सवाल है, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल है, बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट, उसका आपने जवाब देना है। पास पेपर क्वेश्चन 4 निकालें, या आप होमवर्क में भी करेंगे आज। पास पेपर क्वेश्चन 4, आज होमवर्क बड़ा आसान सा है। पेज नंबर 644। अच्छा, 644 इसी सफ़े के ऊपर मैं वर्किंग करूंगा, आप लोग भी इधर ही करेंगे। आसान सी एडजस्टमेंट। ओएल कौन है, पेरेंट है, अच्छा ठीक है, P2S, S2P, सोल्ड। अच्छा वैसे मुझे बता दें पेरेंट ने सब्सिडी को खरीदा कब है, हमारा ईयर एंड क्या है, बिल्कुल नई बात हो रही है, आप 31 दिसंबर 15। पेरेंट ने विच खरीदे साल के या कई साल पहले खरीदे,
विच खरीदा है यकम मई 15 को, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने पहले पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीद लिया। अच्छा जी, अच्छा माय डियर, सोल्ड कितने? 60, अभी नोट नहीं करना, नोट नहीं करना। अनसोल्ड 20 और अनसोल्ड का प्रॉफिट। सोल्ड 30, अनसोल्ड 5। मोहतरम, ये फिगर्स गलत हैं जो आपने मुझे लिखवाई हैं। ये ड्यूरिंग द ईयर सेल है। सर ये जो एडजस्टमेंट विच वाले सवाल हमने कई किए हैं, उन सारे सवालों में जाके अभी आपको पढ़ाने लगा हूँ, उसमें लिखा हुआ था आफ्टर एक्विजिशन, उसमें ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा हुआ था, मैं बताता नहीं था आपको, लेकिन सारे सवाल अभी पढ़ाऊंगा जाके। उसमें लिखा होता था आफ्टर एक्विजिशन। इस सवाल ने क्या लिखा हुआ है? P2S नहीं लिखा हुआ उसने, बड़ा तेज है। OL to UL लिखा हुआ है उसने। मतलब ये कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जब ये पेरेंट सब्सिडरी नहीं थे, इसके ओनर तो और थे, तब भी ये सेलें करते थे आपस में एक दूसरे को, तब भी ये सेलें करते थे आपस में एक दूसरे को। है फील हो रहा है? देखें, यकम मई को पेरेंट ने एक्वायर किया ना इसको, यकम मई को पेरेंट ने एक्वायर किया सब्सिडरी को, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कौन थे ओनर? सऊदी किंग और इमरान खान, पुराने ओनर्स थे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ओल्ड ओनर्स थे। ये जो सेलें प्रोग्राम शुरू किया हुआ है ना इन्होंने, ये सेल उन्होंने किए आपस में एक दूसरे को ड्यूरिंग द ईयर। तो मोहतरम याद रखिएगा, इस 60 में कुछ सेल ऐसी पड़ी हुई है जो ऐसे अरसे में हुई है जिस अरसे में कैंसलेशन की जरूरत ही नहीं है, जिस अरसे में कैंसलेशन की। अभी इस फिगर को मैं सही करवाता हूं, जिंदगी में पहली दफा हम इस फिगर को सही करने लगे हैं, लेकिन मैं इससे पहले वाले सारे सवाल आपको पढ़वा दूं ताकि मेरी और आपकी क्लास के बाद कहीं लड़ाई ना हो जाए। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। इट वाज लीव इट, बोले रात गई बात गई, रात गई बात गई, देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अच्छा मोहतरम, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू शो यू कि विच वाले सवाल अल्लाह करे मुझे मिल जाए, कोई 6-7 कम से कम मिले ना, फिर मजा आए। विच वाले सवाल तो बहुत ही जबरदस्त हो जाए। पहले विच वाले सवाल से शुरू करते हैं। विच वाला जिंदगी में जो पहला सवाल किया था, जिंदगी में जो पहला सवाल किया था, ऑन यकम अप्रैल, आप लोग मत खोलें, पेज 563 मैंने खोला हुआ है, ऑन यकम अप्रैल। अच्छा, इसमें P2S की एडजस्टमेंट ही नहीं है। अच्छा, होमवर्क का सवाल पेज 564, ऑन यकम मार्च। ओ बस ये 50 उठा लिया था आप लोगों ने घर में, कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं। अल्लाह लाज रख ली साड़ी। पेज नंबर 567, क्वेश्चन 32, यकम अगस्त। क्वेश्चन 33 होमवर्क पेज 568। शुक्र है। अच्छा, ये तो सवाल ही जो अब आगे आ रहा है ना, ये तो सवाल ही कई ईयर्स पहले का खरीदा हुआ है, तो इसमें तो छुरी कहीं चली नहीं थी, इसलिए इसमें तो बस ड्यूरिंग द ईयर लिखने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तो कई साल पहले खरीदा हुआ है, तो इसमें छुरी चलानी नहीं पूरे सवाल में, तो इसलिए इस सवाल में तो सोचने की जरूरत ही नहीं। वो तो सवाल में सोचने जिसने हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, इसलिए इसमें ड्यूरिंग द ईयर लिखा भी हुआ है तो कोई मसला नहीं। हाँ, बस यही सवाल थे। अल्लाह का शुक्र है, सारे जो भी 4-5 सवाल आपको दिए। आज वाले सवाल में देखते हैं पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 7, उसमें ज़रा देखते हैं, क्योंकि उसमें भी विच वाला सवाल था।
यकम फरवरी को उसने बेचा है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर नहीं बेचा, यकम फरवरी को बेचा है। और हमने खरीदा था यकम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बहुत लेट जाके। ये इसको यकम फरवरी भी बोल सकते हैं। पोस्ट एक्यूजिशन का मतलब होता है खरीदने के बाद। पोस्ट एक्विजिशन का मतलब होता है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को जब खरीद लिया था उसके बाद चीजें बेची हैं, ये मतलब होता है पोस्ट एक्विजिशन, खरीदने के बाद, फेल होने के बाद पोस्ट बैच आदत होती है। कोई चाचा की मिसाल जो है ना जी मोहतरम, तो अब हाईलाइट कर लें इधर आके, ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन ये मसला सिर्फ उस सवाल में आया करेगा जिस सवाल में पेरेंट ने सब्सिडरी को ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है और मिड ऑफ ईयर में कहीं खरीदा है। लेकिन सेल तो ये पहले के कर रहे हैं ना, ये सेल पहले के कर रहे हैं, तो बेहतर है कि ऐसा करें, सेल पकड़े 60, जब से पी और एस बने हैं तब से कितनी सेल हुई है। उससे पहले भी सेल होती थी लेकिन उस वक्त तो पी और एस ये थे ही नहीं। उस वक्त वैसे पीटीसीएल यूफोन को चीजें बेचता रहता था, लेकिन था उस वक्त दोनों सऊदी किंग। जी जवाब 40। अब ये 40 आपने कैंसिल करना है ट्रायंगुलर अप्रोच में, सेल से भी माइनस करना है और कॉस्ट ऑफ सेल से भी। बस ये आगे अनसोल्ड वाली कोई टेंशन नहीं, अनसोल्ड का प्रॉफिट आगे उसी तरह, अनसोल्ड का प्रॉफिट वगैरह सब उसी तरह निकाल लीजिएगा, वो कोई मसला नहीं। इधर बताएं, अंदर बुलाएं सेल को। ये सेल क्या है और ये वाली सेल भी। अच्छा, मुझे इस एडजस्टमेंट में सेल कौन सी चाहिए, पोस्ट एक्विजिशन, मुझे बाद वाली सेल चाहिए। लेकिन सवाल ने कौन सी सेल दी हुई है, फॉर द ईयर इंटू 8/12, 20 सर, नहीं इसमें क्या मसला। अच्छा, अनसोल्ड का प्रॉफिट उसी तरह। अब एक अजीब सा सवाल बच्चे पूछते हैं कि अगर ये सोल्ड की फिगर 4 आ जाती तो फिर अनसोल्ड 5 होता। नहीं, अच्छा मिसाल दे रहा हूँ, ये 4 आ सकती है, ये फिगर बहुत थोड़ी होती, ये फिगर 4 आ जाती तो मेरे ख्याल से फिर अगर ये फिगर 4 आ जाती, ये 5 आ जाती ना, तो फिर इस 5 को काट के जबरदस्ती 4 करना पड़ना था हमें, क्योंकि वो कोई पहले वाला स्टॉक में अगर पड़ा हुआ उसका प्रॉफिट भी नहीं कैंसिल करना। मेरा नहीं ख्याल ऐसा सवाल आएगा। वो जिस बच्चे ने कड़े चुफराई करनी हो वो तो हर सिनेरियो सोचता है, सोचने की इजाजत है, पूछने की भी इजाजत है। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, वो बच्चे आके कहते हैं कि अगर सोल्ड की फिगर 4 आ जाती और अनसोल्ड 5 होता तो फिर ये 5 पुराने वाला कोई स्टॉक पड़ा हुआ इसमें 1 रुपया, फिर जबरदस्ती 5 को काट के क्या करते 4। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे साथ हो जाता ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे कह रहे हैं जैसे। और भाई जब हो गया तो अगली दफ़ा वालों को करा देंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो जो पिछली दफ़ा वालों के साथ होता है वो आपको बता देते हैं, यही प्रोग्राम चल रहा है सारा। बाकी अल्लाह का शुक्र है 60-70% पेपर पिछली दफ़ा वाला ही होता है, वो तो उसमें से नंबर लेने होते हैं हमने। जाएँ जी इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़ के 3:55 तक तशरीफ़ ले आएँ, बड़े खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़िएगा, खुश जैसे ज़िंदगी की आखिरी नमाज है भाई कह रहे हैं, माशाल्लाह। जाएँ जी। देखिए हमने बहुत लाइट मोड रखा था, बिल्कुल आज हमने कुछ भी नहीं किया। चाहे जाएँ, जल्दी जाएँ। एथिक्स शुरू करने लगे हैं। मुझे बताएं, ये जो पेज 641 पे एडजस्टमेंट नंबर 4 है, पेज 641 पर एडजस्टमेंट नंबर 4, इसमें P&L में कितना कैंसिल होगा और बैलेंस शीट में कितना कैंसिल होगा। 1-2 मिनट ज़रा बच्चे आ जाएं। क्वेश्चन 1 में एडजस्टमेंट 4, हमारा ईयर एंड है 30 जून 14, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया 1 जुलाई 13 को और 5 साल बाद वापस होना है। इसका मतलब है लोन का प्रिंसिपल वापस नहीं हुआ। लोन कितना है
₹30, 30 मिलियन। वो तो उसकी अपनी किताबों में 72 पड़ा, उसका कोई अपना होगा, और ये 30 है जी। बताएं P&L के एंगल से कितना हिट होगा और बैलेंस शीट के एंगल से कितना हिट होगा, कैंसिल करते हुए, कैंसिल करते हुए। अल्लाह का शुक्र है किसी से कोई गलती नहीं हुई, मतलब कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। अच्छा जी, लोन किस दिन दिया है? 1 जुलाई 13 को। कोई प्रिंसिपल की रीपेमेंट नहीं है। ईयर का वेंड हो रहा है 30 जून 14। तो अब अगर हम P&L के एंगल से डिस्कशन करें तो 30 ज़रब 12%, ये जाएगा बैलेंस शीट में, P&L में कैंसिल होगा, मादरत P&L में ये कैंसिल हो जाएगा। एक की इंटरेस्ट अदर इनकम में से माइनस हो जाएगा और दूसरे की फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। और अगली बात, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से क्या होगा? एक्सेलेंट, 0, क्योंकि इंटरेस्ट साथ साथ पे हो रहा है। 30 जून और 31 दिसंबर का मतलब है कि 6 महीने बाद पे हो रहा है, और 30 जून को भी पे हो चुका है इंटरेस्ट, इसलिए पेबल 0 है, नो कैंसिलेशन, क्योंकि रिसीवेबल पेबल कोई नहीं है। ये जो हम रिवीजन कर रहे थे उस वक्त से। बाकी ये एडजस्टमेंट अल्लाह का शुक्र है CRE SRES प्रॉफिट को हिट नहीं करती। अब रूल बताएं, P&L से क्या कैंसिल होने? इनकम एक्सपेंस। और बैलेंस शीट से क्या कैंसिल होना है? रिसीवेबल पेएबल। बस 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 बस, इससे ज़्यादा बात नहीं है। P&L से क्या कैंसिल होना है? सेल परचेज। और बैलेंस शीट से क्या कैंसिल होना है? उस सेल परचेज के डेटर और क्रेडिटर। उस थीम के ऊपर है ये एडजस्टमेंट। अच्छा जी, चलें जी। अच्छा, अब क्वेश्चन 4 जब आपने करना है ना होमवर्क के अंदर, तो इसमें पहली एडजस्टमेंट ब्रांड की है, दूसरी एडजस्टमेंट मैं पढ़ाता हूँ, तीसरी एडजस्टमेंट मशीन की है, और बस सवाल ख़त्म है। सवाल में कुछ भी नहीं। वर्किंग 6 पहले एक दफ़ा कर लीजिएगा। अच्छा, इस सवाल में आप मुझे ये बता दें कि OL चार्ज 25 लाख मंथली, पेरेंट चार्ज 25 लाख मंथली टू सब्सिडरी। पेरेंट ने कहा सब्सिडरी से मैं तुमसे 25 लाख रुपए हर महीने का लूंगा फॉर प्रोवाइडिंग मशवरा। मैं तुम्हें मशवरे देना शुरू करूंगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूजिशन। अच्छा जी, इसकी पेमेंट का कोई जिक्र नहीं है, इसकी पेमेंट का कोई जिक्र नहीं है कि पेमेंट जो है वो कब हुई। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर महीने महीने की साथ साथ पेमेंट होती गई होगी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। रिसीवेबल पेबल जबरदस्ती ना निकालने बैठ जाइएगा पेपर में, नहीं होते रिसीवेबल पेबल, तो मैं कहाँ से निकालूं? तो इसकी पेमेंट साथ साथ होगी। पेमेंट की टेंशन ना ले, पेमेंट का जब होता है मसला फिर वो बताता है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि कैसे पेमेंट हो रही है, तो पेमेंट बस साथ साथ हो रही है, हर महीने की उसके एंड में पेमेंट हो रही होगी। अच्छा, अब फिक्रा एक दफा दोबारा पढ़ लें, आसान सा फिक्रा है। OL चार्ज 25 लाख टू SL फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूजिशन। एक्यूजिशन कब हुई है? 1 मई को। अब बड़ा कॉन्फिडेंटली बताएं, P&L के एंगल से बड़ा कॉन्फिडेंटली बताएं, P&L के अंदर जो हमारी P&L में जो हमारी इनकम गई होगी, P&L में जो हमारी इनकम गई होगी वो 12 महीने की गई होगी पेरेंट की मैनेजमेंट फीस इनकम में, और सब्सिडरी के एक्सपेंसेस में 12 रुपए की गई होगी, या सिर्फ 8 महीने की गई होगी? क्योंकि कब से देना शुरू किए हैं मशवरे? बस अक्सान मुझे बताओ कि इनकम और एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हुआ है। फिलहाल मुझे इतना बता दें, इनकम एक्सपेंस कैलकुलेटर पकड़ के बता दें, पेरेंट की इनकम कितनी है? 2.5 इंटू 8 और 2.5 इंटू 8, बस। अच्छा जी, अब मैं ऊपर ट्रायल नहीं देख रहा, बहुत तसल्ली से आपने एक एडजस्टमेंट मुझे करवानी है।
2.5 इंटू 8 पेरेंट ने कहां डाला होगा? अदर इनकम में। कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट 2.5 इंटू 8 20। सब्सिडरी ने 2.5 इंटू 8 कहां डाला होगा? एडमिन एक्सपेंस में। माइनस 20 माइनस एंड डू नॉट हिट वर्किंग, सबर भी नोट करने का टाइम दे दूंगा। डू नॉट हिट वर्किंग 5। पेरेंट ने इनकम में डालते हुए क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट 20 रुपए, 2.5 की 8 दफा एंट्री की होगी। और सब्सिडरी ने एंट्री की होगी एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये कैंसिल कर दें, ये कैंसिलेशन की एडजस्टमेंट है, ये कैंसिलेशन की एडजस्टमेंट है। पेरेंट चार्ज, अब ये वो आईकेप का जो मसला होता है, इतने से करके भी आपको नंबर मिल जाने थे, इतना सा करके आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाने थे। याद रखिएगा इस एडजस्टमेंट में आधे नंबर तो वैसे ही पड़े होते हैं मुफ्त के। पेरेंट ने चार्ज किए, वापडा वाले जैसे हमें पैसे चार्ज करते हैं क्योंकि हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वापडा वाले चार्ज करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, हम बियर करते हैं। तो पेरेंट चार्ज कर रहा है, सब्सिडरी बर्दाश्त करिए उस खर्चे को। पेरेंट चार्ज 25 लाख एंड क्रेडिटेड टू एक्सपेंसेस। पेरेंट इनकम में क्रेडिट करना चाहिए था तुम्हें, पेरेंट ने इसको कहां डाल दिया? एक्सपेंसेस में कम कर दिया, एक्सपेंसेस में कम कर दिया। अच्छा बताएं, वैसे पेरेंट की किताबों में ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट एंड क्रेडिटेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये वो सिनेरियो नहीं है जो मैंने उर्दू में लिखा था कि एंट्री भूल गया, भूला नहीं, थोड़ी सी गलत जगह डाल दी है, इसकी टेंशन ना लें। अच्छा कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, ये ओरिजिनल एंट्री पेरेंट की बुक्स में। रॉन्ग एंट्री, पेरेंट चार्ज्ड 25 लाख पर मंथ फ्रॉम 1 अगस्त and recorded it to and credited it to operating expenses and credited it to, फिलहाल मैंने एडमिन का लफ्ज़ उधर लिखा हुआ, इस वजह से एडमिन लिख रहा हूं। and parent credited to other expenses। अच्छा बैलेंस शीट की एंगल से इसको कुछ ना कीजिएगा, एक चीज इनकम की बजाय एक्सपेंसेस को कम कर गई है। खैर है, खुशी तो है, आप इनकम बढ़ाओ या खर्चे कम करो। पेरेंट ने सोचा कि इनकम क्या रिकॉर्ड करूं, अपने खर्चे कम कर लेता हूं। रेक्टिफाइंग एंट्री, एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, कितने से? 20 से। ये कौन सी एंट्री बन जाएगी? रेक्टिफाइंग एंट्री। लेकिन इसको नहीं एसआरएस सीआरईएस प्रॉफिट में लेके जाना, क्योंकि ये वो क्लासिफिकेशन एरर है, ये एक्सपेंस, ये कोई ओमिट नहीं हुई एंट्री, ये ओमिट नहीं हुई, ये बस एक गलती हो गई थी छोटी सी। आप बता दें क्या करें, एडमिन एक्सपेंसेस को डेबिट करके, ये एडजस्टमेंट वो जो मैंने आपको सुबह सुबह आते ही सिखाई है, अभी ये तो करनी है। पेरेंट ने खर्चे कम कर लिए हुए हैं, पेरेंट ने खर्चे, हालांकि इसको इनकम बढ़ानी चाहिए थी। अब आप क्या करें, उसने खर्चे कम कर लिए, अब आप खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। प्लस, ये रेक्टिफिकेशन है रेड मार्कर से, प्लस 20 और प्लस, ओह दोनों जगह ये, अच्छा जी प्लस 20 और प्लस 20। आप क्लास के बता के कुछ ये हो क्या रहा है भाई? ये कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सादा सी बात। पेरेंट को डालनी कहां चाहिए मैनेजमेंट फीस इनकम? यहां। सब्सिडरी को कहां डालनी चाहिए? यहां। ठीक, फिलहाल मैं बड़ा अच्छा बच्चा बना, मैंने ज्यूम किया दोनों ने सही जगह डाल दिया, तो मैंने -20 कर दिया। वो तो मुझे सवाल में आगे जाके कुछ और पता चला, वो मैं देखता हूं क्या। पेरेंट हैज चार्ज, मैं वो एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, पेरेंट हैज चार्ज 2.5 million per month to subsidiary and has credited it to other expenses instead of other income। ये मैं लिखवा दूंगा आपको, has credited to operating expenses instead of other।
तो पेरेंट ने इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय अपने खर्चे कम कर लिए, अपने खर्चे, अब खर्चों को बढ़ा दें क्योंकि वो कम हो गए हैं, और इनकम को रिकॉर्ड करें क्योंकि वो रिकॉर्ड, तो बेसिकली ये 20 यहां से निकल के इधर आ गया। अब पेरेंट ने यहां 20 नहीं डाला हुआ था, वो रिकॉर्ड हो गया। एस ने गलती की नहीं थी, पेरेंट ने यहां गलती की थी, एस ने तो कोई गलती नहीं की थी। एस का 20 इधर से निकल गया और इसका 20 इधर से निकल गया। अब हुआ क्या, ये वाला जो 20 क्रिएट हुआ था, ये मिस हुआ था, ये इधर आ गया, और एस ने 20 यहां डाला होगा, वो ये 20 इधर आ गया। अब तसल्ली से एक दफा दोबारा समझ लें। वैसे हमने पढ़ा था 20 यहां पड़ा होना चाहिए और 20 एक की इनकम दूसरे का, हमने वही समझ के एकदम कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट कर दी, -20 -20। अच्छा हुआ क्या, अब ये मैंने एरो लगा के काफी डिटेल बता दी है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, यहां तक आसान सी एडजस्टमेंट होगी कैंसलेशन की जो सुबह सुबह सिखाई थी। अब सवाल में लिखा हुआ था पेरेंट हैज चार्ज 2.5 मिलियन पर मंथ टू सब्सिडरी, हाउएवर ही हैज क्रेडिटेड द एक्सपेंसेस, उसने एक्सपेंसेस कम क्रेडिट, उसने एक्सपेंसेस कम कर लिए हैं, हालांकि उसने क्या बढ़ानी थी, इनकम। अब उसने एक्सपेंसेस कम कर लिए, इनकम बढ़ानी थी, तो इनकम बढ़ा दे और एक्सपेंसेस उसने कम कर लिए हैं, उसको सेट कर दे। प्लस बोलूंगा आप ज्यादा परेशान होंगे, एक्सपेंसेस उसने कम कर दिए हैं, उसको सेट कर दें। क्लियर, ये रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, एस का कोई मसला नहीं, एस का 20 सही पड़ा हुआ है, ये जो पी में मसला हुआ था ना, ये मैंने सेट किया इधर, एस का 20 सही पड़ा हुआ है, एस का 20 इधर से माइनस कर दें, ये आपस का है, और पी का 20 यहां नहीं पड़ा हुआ था, यहां लाके मैंने डाल दिया, इसको माइनस कर दें यहां से। तो बहरहाल अगर कोई एडजस्टमेंट, वैसे ये पूरी स्किप भी कर रहा था ना, तो पता नहीं शायद आई कैप उसको नंबर दे देता, आई कैप ने सोल्यूशन में कुछ भी नहीं किया वैसे एडजस्टमेंट का, क्योंकि +-20 इधर 0 आ रहा है, इत्तफाकन +-20 इधर 0 आ रहा है। तो ये है हमारी कैंसलेशन की एडजस्टमेंट और वो रेक्टिफिकेशन की। लेकिन कोई बच्चा ना ऐसे क्लास के बाद आके कोई परेशान ना हो, ये पी की किताबों में है, ये सीआरई आपस में खत्म हो रही है, इसलिए इसकी ये रेक्टिफिकेशन की कोई गलती नहीं है। रेक्टिफिकेशन की गलती हम उसे कहां करेंगे, जब पी या सिरे से ही रिकॉर्ड करना भूल जाए, वो और बात है। तो ये एडजस्टमेंट है कैंसलेशन की और ये है रेक्टिफिकेशन की। मजे की बात वो मैं बताने लगा था कि ट्रायल में अदर इनकम पड़ी नहीं हुई, ट्रायल में अदर इनकम पड़ी नहीं हुई, इसलिए इधर हम 0 और 0 लिखेंगे, और अदर इनकम उसने नहीं अच्छा एक क्लास में सवाल किया था, ठहर जा तस्वीर, क्लास में एक सवाल किया था इस तरह का, बताएं क्लास में सवाल किया था, वो गलती सही की थी, जल्दी बताएं, पीएनएल वाली ये गलती, रेड मार्कर वाली सही की थी गलती, जल्दी बताएं। गेन ऑन फिक्स्ड एसेट उसने सेल में डाल दिया हुआ था, तो किसी को याद हो हमने फिर कैसे किया था सही, सेल में से माइनस कर दिया था गेन, सेल डेबिट। अच्छा हम मैं क्या करूं यार, वो दोनों इनकम नेचर के अकाउंट थे, वो मजा आया था, वो माइनस होके प्लस हो रहा था, वो मजा आता है, माइनस होके प्लस हो, चीजें समझ आती हैं। वो गलती ये हुई थी कि गेन अदर इनकम में जाना था, गलती से कहां चला गया था, हमने किया था सेल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, यानी सेल में से निकाल के गेन अदर इनकम में डाला था, फिर आपस का गेन दोबारा रिवर्स किया था, क्योंकि वो तो आपस का गेन था। तो सिमिलरली इस सवाल के अंदर इस सवाल में घर जाके देखिएगा अदर इनकम ट्रायल में आ ही नहीं रही, तो मेरा यही मशवरा होगा कि अदर इनकम खोले, यहां लिखें 0 और यहां लिखें 0, और उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री करें, क्योंकि हमें आदत है पेरेंट खुशियां कहां डालता है, अदर इनकम। बिल्कुल बस आखिरी दफा करा रहा हूं एडजस्टमेंट, इसके बाद में पूछेगा भाई अभी नोट नहीं करना। सवाल में लिखा था पेरेंट ने सब्सिडरी को 25 लाख रुपया हर महीने चार्ज किया 8 महीने तक। इतना सा पढ़ के हमने सोचा कि इनकम और एक्सपेंसेस में तो पूरा पहले मेरा सुना, इनकम एक्सपेंसेस में तो पूरा 8 महीने का गया होगा। 2.5 इंटू 8 20 की फिगर निकाल के हमने रख ली, ये 20 इनकम में गया, एक्सपेंसेस में गया, फौरन ये एडजस्टमेंट कर दीजिएगा, जो मर्जी अकाउंटेंट ने ब्लंडर मारा हुआ फौरन ये एडजस्टमेंट करके फौरन मार्क्स लीजिएगा।
-20 करके ये वाले मुफ्त के मार्क्स हैं, ये मिले होते हैं सवाल में, बस ये ले लीजिएगा। अकाउंटेंट की गलती ना भी सही कर सके इंशाल्लाह इसके नंबर मिल जाएंगे आपको। ये रिवर्स कर दीजिएगा। उसके बाद सवाल में आगे एक मसला लिखा हुआ था कि पेरेंट चार्ज्ड, पेरेंट ने चार्ज किया उसको ये खर्चा, और भाई बात सुन, पेरेंट ने चार्ज किया उसको ये खर्चा और खुशी रिकॉर्ड करने की बजाय खर्चे कम कर दिए, तो खर्चे फिर बढ़ा दें और खुशी रिकॉर्ड कर दें, ये किया हमने। एडमिन एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फर्क सुन लें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको शायद बताया हुआ FR1 में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं सेलिंग एडमिन जमा करके, तो यहां ऑपरेटिंग एक्सपेंस का लफ्ज़ से लिख लें, कोई मसला नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है सेलिंग एडमिन जमा करके। अब आप ट्रायल के फेस पे बताएं, और ये कैंसलेशंस कभी भी एस प्रॉफिट को हिट नहीं करती हैं, तो सुबह सुबह पढ़ा दिया था। ट्रायल के फेस पे बताएं एडमिन एक्सपेंसेस कितने पड़े हुए हैं, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने पड़े हुए हैं, 115 और 102, 115 और 102, और ये 0 और ये 0। बस ये करना था घर में जाके, बाकी तो सवाल हुआ हुआ है। बैलेंस शीट के एंगल से क्या करें, असल में पेरेंट नहीं, रिसीवेबल पेबल कैंसिल करते हैं, वो है ही नहीं। बैलेंस शीट के एंगल से क्या करें, पेरेंट ने इनकम्स बढ़ाने की बजाय खर्चे कम कर लिए, तो इससे आरई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, लाइन आइटम्स में मसला हो गया, लेकिन प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पेरेंट ने क्या किया, बोले इन उस सवाल में भी हमने सेल अदर इनकम में अदर इनकम सेल में चली गई थी, हमने बैलेंस शीट के सवाल में इस लाइन को इग्नोर किया था, क्योंकि बोले जरा सोचें अगर गेन ऑन डिस्पोजल सेल में चला जाए तो प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बैलेंस शीट में हमने कुछ नहीं किया था। आज क्या हुआ, खुशी रिकॉर्ड करने की बजाय खर्चे कम कर लिए, खुशी रिकॉर्ड करने की बजाय खर्चे कम कर लिए, लिख भी लें बड़ा सा, खुशी रिकॉर्ड करने की बजाय खर्चे कम कर लिए, बस ये मतलब है, खुशी रिकॉर्ड करने के बजाय खर्चे कम कर लिए। पेरेंट ने ये भी लिखिएगा, खुशी रिकॉर्ड करने के बजाय खर्चे कम कर लिए पेरेंट ने। एंट्रीज अगर करनी है, खुशी रिकॉर्ड कर लो, खर्चे कम कर लिए हुए हैं, तो क्या करें, बढ़ा दें। अच्छा, उर्दू वाली लाइन हमने नहीं डिस्कस की आज, वो इंशाल्लाह सवालों में डालना शुरू करेंगे। वो जो असल में आपको जो सवाल आया ना, टेस्ट में आया था, उसमें ये डिस्कशन हम करेंगे। अगर अकाउंटेंट कोई एंट्री करना भूला तो नहीं है, आज तो वो खर्चों और इनकम में खेलता रहा है, भूल गया तो रेक्टिफाइंग एंट्री भी करेंगे प्रॉपर, और उसकी इंशाल्लाह देखेंगे डिस्कशन। हाँ जी, वो करेंगे। ओके, निकालें जी एथिक्स, करेंगे, कर लेंगे, छोड़ेंगे। भाई
करना तो फिर कर लें, करना तो फिर कर लें, वो कर लें डिस्कस, ठीक है, कोई मसला नहीं, टेस्ट वाली डिस्कशन कर लें। पास पेपर क्वेश्चन 5 अगले सफ़े पे निकालें बस, ठीक है, फिर यही डिस्कस होगा, फिर और तो कुछ नहीं होगा। नहीं, करें करें करें, कोई मसला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, रिदम में चीज़ें बनी हुई हैं, कर लें। पास पेपर क्वेश्चन 5 टेस्ट में भी वही आया था, उसी तरह की एडजस्टमेंट आई थी। क्या चीज़, क्या चीज़? अच्छा, अगर कर लें तो क्यों? हाँ, निकालें निकालें क्वेश्चन 5 पास पेपर का, पेज नंबर 645। अच्छा, ये 2 सवालों में ना हमने एडजस्टमेंट करनी है और आप लोगों ने मुझे करानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शौक से, इसमें जिस तरह आप कहेंगे उस तरह करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बस एक एडजस्टमेंट करनी है इस सवाल में। अच्छा, ये वही एडजस्टमेंट्स हैं सारी जो हमने वो क्वेश्चन 1 से 37 तक डाली हुई हैं, ये वही सारी हैं, बस इसमें एक ही एडजस्टमेंट हमने डिस्कस करनी है, 5 वाली। अच्छा, पेरेंट सब्सिडरी, पेरेंट कह रहे मैंने सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है 16 मिलियन, सब्सिडरी कह रही है मैंने पेरेंट से लोन लिया हुआ है 12 मिलियन। अच्छा, इस सवाल को ना माय डियर इधर देखो, आसान एडजस्टमेंट है, इधर देखो, इस सवाल को हम कहते हैं ज्यादा आसान सवाल। रीजन इज कि ये सवाल इसलिए ज्यादा आसान सवाल है क्योंकि इसके अंदर जो है वो एग्जैक्ट पता चल रहा है, खाली लोन का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। पेरेंट कह रहे हैं मैंने सब्सिडरी से 16 लेने हैं, सब्सिडरी कह रही है हां मैंने 12 देने हैं। बाकी देख लेते हैं क्या मसला है। इसको हम एक शॉर्टकट तरीके से पहले सॉल्व करेंगे, फिर जैसे आप लोग लॉन्ग कट बोलेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग कट से भी आपको सवाल कराएंगे। मुझे शॉर्टकट तरीके से पहले चलने दीजिएगा, फिर लॉन्ग कट भी इंशाल्लाह लगाएंगे। अच्छा जी, इसमें पेरेंट की किताबों में माय डियर कितना रिसीवेबल आ रहा है? 16 का लोन रिसीवेबल क्रेडिट, मान जाओ पेरेंट आपस का है। और सब्सिडरी की किताबों में कितना पेएबल आ रहा है? 12। तसल्ली से नोट कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं, अब खोल दिया मसला तो इसको इंशाल्लाह हल करेंगे। अच्छा जी, बैलेंस शीट में और ये इजी मार्क्स मिल गए आपको, इजी मार्क्स मिल गए। पेरेंट की किताबों से 16 बाहर फेंक दिया और सब्सिडरी की किताबों से 12 बाहर फेंक दिया। क्लियर? बाकी 4 का मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं बैलेंस शीट देख के पता चलेगा, लेकिन एक चीज मुझे पता है, कंसोलिडेशन में इसकी इजाजत नहीं है कि पी कहे मैंने एस से लेने हैं और एस कहे मैंने पी को देने हैं, इसकी इजाजत नहीं है। 16 12 तो बाहर करो, बाकी 4 पता नहीं क्या मसला है, वो अदर इंफॉर्मेशन बताया करेंगे, हमें कैसे इल्हाम हो सकता है। आगे चलें, वो खुद ही अदर इंफॉर्मेशन सेट कराएगी चीजों को। लोन शोहर ने बीवी को दिया था पिछले साल के पहले दिन, हाँ पिछले साल के पहले दिन लोन शोहर ने दिया था बीवी को पिछले साल के पहले दिन, और उसके ऊपर इंटरेस्ट था 12%। उस हाइब्रिड में प्लीज ये थर्ड रो क्या करें, इधर देखें प्लीज, इंटरेस्ट ना लूज करें, कैलकुलेटर में बताऊंगा जब यूज करना है। प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4 मिलियन। इसका मतलब है कोई इंस्टॉलमेंट पे हुई है। अभी जो पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 मैंने करवाया था उसमें लिखा था 5 साल बाद लोन वापस होने, साथ साथ वापस नहीं हो रहा था। इसमें 4 मिलियन पे हो गया है, शायद इन ट्रांजिट हो फिर 4 मिलियन, यही वजह हो सकती है। क्योंकि एक कह रहा है मैंने लेना 16 है, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं मैंने तो भेज दिया हुआ है, मैंने तो बस 12 ही देना है तुम्हें। लेकिन सवाल बताओ ना इन ट्रांजिट, ऐसे तो नहीं हमें पता चलेगा। प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 5 ऑन 30 जून। अरे बिल्कुल 30 जून की रात को सब्सिडरी ने चेक बना के दिया 5.92 का, जो के पेरेंट को मिला अगले साल, जो के पेरेंट को मिला अगले साल। वैसे उसने चेक बना के कितना दिया जो इन ट्रांजिट है? मेरे से लड़िएगा ना कि 4 क्यों नहीं लिख रहे आप, मैं पहले शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। मैं लकीर का फकीर हूं। लकीर के फकीर का मतलब होता है जो सवाल कह रहा है वो करो। सवाल कह रहा है 16 पड़ा हुआ है, मैंने कहा निकालो। सवाल कह रहा है 12 पड़ा हुआ है, मैंने कहा निकालो। सवाल, मेरी अकल कह रही है ट्रांजिट 4 है, सवाल कह रहा है 5.92 है, मैं सवाल में चल रहा हूं। अभी मैं बिल्कुल लकीर का फकीर बना हुआ हूं।
सवाल कह रहा था लेने 16, मैंने कहा नहीं। सवाल कहता है देने 12, मैंने कहा नहीं। सवाल कहता है इन ट्रांजिट है 5.92, मैंने कहा मानता हूं मैं, ये 5.92 का इन ट्रांजिट मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, ऑन 30 जून BL issued a check of 5.92 which was received by parent after year end। अब हमारी अकल अब कह रही थी कि 4 है इन ट्रांजिट, मैं क्या करूं, अब सवाल से तो नहीं लड़ सकता। फुल स्टॉप। नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड बाय YL। YL ने इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड बाय YL। YL ने इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। ये तो कर दें, अगर अकाउंटेंट ने कोई एंट्री नहीं की तो उसको कर दें। अगर अकाउंटेंट कोई एंट्री करना भूल गया इंटरेस्ट वगैरह की तो रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें। करें जी रेक्टिफाइंग एंट्री। पेरेंट इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गया है। पेरेंट क्या रिकॉर्ड करना भूल गया? इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गया। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम 16 पे निकलेगा इंटरेस्ट या 12 पे निकलेगा? एक्सेलेंट, 16 पे, क्योंकि जो 4 मिलियन का चेक है वो ईयर एंड पे दिया है, तो ईयर एंड होने से 1-2 मिनट पहले तो पूरा साल उसका 16 मिलियन ही इस्तेमाल किया ना। और हिंट और रट्टा इसमें यह है कि हायर फिगर पे निकालिएगा 16 और 12 में से। रट्टा यह है कि हायर फिगर पे निकालिएगा। लॉजिक, पेमेंट करने वाले ने पेमेंट की है साल के एंड पे, इसलिए वो भी 16 मिलियन ही उधार इस्तेमाल करता रहे मेरा। वो तो साल के एंड पे उसने उसमें से वापस किया 4, पूरा साल तो मेरा उधार उसने 16 इस्तेमाल किया है। ये लॉजिक है। अच्छा, 16 इंटू 12%, पूरे साल का, पूरे साल का। नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय YL 1.92। और ये एंट्री लकीली क्या कर गई? टैली कर गई। ये एंट्री क्या कर गई? लकीली टैली कर गई। ओके, लेकिन अभी हम किसका सवाल सॉल्व कर रहे हैं? बैलेंस शीट का। हम किसका सवाल सॉल्व करें? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है? बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करते हुए माय डियर हमने जो है वो इंटरेस्ट इनकम का लफ्ज तो नहीं लिख सकते। हम इंटरेस्ट इनकम की जगह CRE लिखेंगे। हम इंटरेस्ट इनकम की जगह किसकी इनकम है? पेरेंट की। कौन बेचारा रिकॉर्ड करना भूल गया? कैंसिल तो करना दूर की बात, पहले उसने सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं की। तो पेरेंट क्या करना भूल गया? रिकॉर्ड करना भूल गया। अच्छा जी, बिल्कुल तसल्ली से। अभी नोट नहीं करना किसी ने। LR कितना आ रहा है? LP 12। और कैश इन ट्रांजिट क्वेश्चन के मुताबिक पेरेंट इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करना भूल गया। इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करना भूल गया। 16 इंटू कितनी निकली? इंटरेस्ट इनकम ब्रैकेट में क्या? CRE। ये 4 एडजस्टमेंट्स आप पोस्ट कर देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये लकीर के फकीर वाला तरीका है और इलॉजिकल तरीका है। लॉजिकल तरीका ये है कि स्टेप वाइज चलें। बैलेंस शीट के फेस पे LR कितना पड़ा हुआ है? उसी तरह चलने लगा हूं। बैलेंस शीट के फेस पे LR कितना पड़ा हुआ है? 16। और LP कितना पड़ा हुआ है? लोन पेएबल 12। द प्रिंसिपल इज रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉल, अभी नोट ना करो। द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4 मिलियन, 4 करके। 30 जून को हमने एक चेक इशू किया 5.92 का। वैसे थोड़ी देर पहले हमें पता चल चुका है ये 1.92 इसमें इंटरेस्ट है, ये पता चल चुका है हमें। 4 इसमें प्रिंसिपल था और 1.92 इंटरेस्ट था, ये हमें थोड़ी देर पहले पता चल चुका है। असल में उसने जब चेक बना के भेजा ना, तो वो उसने कहा कि मैं अपनी लोन की जिम्मेदारी भी 4 मिलियन वापस करता हूँ और 1.92 इंटरेस्ट की जिम्मेदारी भी वापस करता हूँ। लेकिन ज्यादा लॉजिकल तरीका ये है कि आप कहीं इन ट्रांजिट है 4, बैलेंसिंग निकाल के इन ट्रांजिट है 5.92 इन ट्रांजिट, उसमें से 4 मैंने उठा लिए। 4 इन ट्रांजिट लोन का प्रिंसिपल है
कैसे पता चला 4? बैलेंसिंग। कैसे पता चला इन ट्रांजिट है? पूरा 5.92 इन ट्रांजिट है, तो 4 तो हो गई इन ट्रांजिट, जाहिर सी बात है इसमें से। अब नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड बाय पेरेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये एंट्री होती है असल में। ये जो मैंने आपको कहा था कि अगर अकाउंटेंट को एंट्री करना भूल गया है, तो मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई थी जहां एंट्री, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। पेरेंट एंट्री करना भूल गया तो करें, प्रॉपर एंट्री करें, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। भूलने की वजह ये है, भूलने की वजह क्या, मुझे सॉरी, भूलने की वजह जो मर्जी हो, बस अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गए। भूलने की वजह, बड़ी वजह ये होती है कैश नहीं आया हुआ। अच्छा, अब आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया, आपने आपस का रिसीवेबल बुक कर लिया, आपने आपस का, अब आपस का रिसीवेबल आपको खत्म करना पड़ेगा। इंटरेस्ट, ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री की है मैंने विच डाल के, ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री की है, ये कंसोलिडेशन की एंट्री है, ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री की है। ये जो फुल स्टॉप के आगे बोंगी मारी हुई है ना, ये उसकी एंट्री है, ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री है। रिसीवेबल आपको किताबों से खत्म करना पड़ेगा कंसोलिडेशन के लिए, क्योंकि ये आपस का रिसीवेबल है। इसको खत्म करके पेबल बताएं कितने से खत्म करूं? बेटा उसका पेबल 0 है, उसने चेक इशू करके कैश क्रेडिट किया होगा ना, या बैंक क्रेडिट, उसने तो चेक इशू कर दिया भाई। ये कैसे कह सकते हैं आप इंटरेस्ट पेबल है? पेबल तो उसके लिए होता है जिसने कोई पेबल की एंट्री की हो। सवाल कह रहे आई हैव इशूड द चेक, मैंने अपनी तरफ से चेक इशू कर दिया। सारी दुनिया के इंसानों से पूछ लें, चेक इशू करने की एंट्री होती है बैंक क्रेडिट, जिस मर्जी से जाके पूछ लें, इंट्रो के बच्चे से पूछ लें, वो कहेगा चेक इशू करने की एंट्री होती है बैंक। बैंक क्रेडिट का क्या मतलब है? पेबल स्टिल एग्जिस्ट, या मुझे तो लगता है साल के एंड पे जो इंटरेस्ट बना होगा ना, उसने लोन लिया होगा 16 मिलियन का, फर्ज करें उसने लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन डेबिट बैंक क्रेडिट करके 4 मिलियन वो भेजा हमें, और इंटरेस्ट डेबिट बैंक क्रेडिट करके 1.92, पूरा चेक 5.92 का बना के मुझे भेज दिया है। याद रखिएगा जब कभी लिखा होगा ना, ओह याद आया, पास पेपर क्वेश्चन 4 में भी इस तरह की एक छोटी सी लाइन है, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो याद रखिएगा इस तरह का सवाल जब भी आया करेगा कि ही इशूड चेक, तो उसकी किताबों में पेएबल 0 है, उसकी किताबों में पेएबल 0 है। दैट्स व्हाई, नहीं, सबर सबर सबर, लॉजिक से तो ना हटे ना। इंटरेस्ट पेएबल 0 है, उसको खत्म करें ताकि लॉजिक हमें जहन में रहे। बाकी अब याद रखिएगा, उसने सवाल में बता दिया है टोटल ट्रांजिट इतना था, लिख देखें ऑन 30 जून हमने भेजा, उसे 2 जुलाई को मिला, टोटल ट्रांजिट इतना था, तो बाकी भी तो कुछ ट्रांजिट है ना, वो कितना है, वो बैलेंस ही निकाल लें 1.92। ये ज्यादा लॉजिकल एंट्रीज हैं। अच्छा, अब इन दोनों एंट्रीज का करके देख लें, कैंसिल करके इफेक्ट तो एक ही आएगा। अच्छा, वो कैंसिल करा दूं या समझ आ गया है? बस ये 1.92 और ये 1.92 अगर आप कैंसिल कर दें तो देखें बाकी दोनों एंट्रीज तो सेम ही है, तो एंट्रीज तो कैंसिल करके खुद चेक कर लीजिएगा, बराबर आ रही हैं। तो कितने लोगों को दूसरा तरीका सही लगा है? अच्छा, तरीका देखें, रिलैक्स होके, ऐसे परेशान ना हुआ करें। बैलेंस शीट में कितना रिसीवेबल आ रहा था और पेएबल? हमारी अक्ल कुछ नहीं बताएगी, सवाल बताएगा। सवाल ने कहा 4-4 मिलियन की प्रिंसिपल की पेमेंट्स हो रही हैं, सवाल ने कहा 4-4 मिलियन की प्रिंसिपल की पेमेंट्स हो रही हैं और 5.92 इन ट्रांजिट है, तो इसका मतलब है 4 भी इन ट्रांजिट ही होगा ना। इतना सा हमने ये कर दिया, 5.92 में से 4 उठा लिया इन ट्रांजिट वाला। सवाल ने फुल स्टॉप के बाद एक लाइन डाली, नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड। जल्दी करो, नो इंटरेस्ट इज, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं ये एक बात कर रहा हूं कि रेक्टिफिकेशन करें, नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट रिकॉर्डेड की ये एंट्री होती है बेटा, जिसको कैश नहीं मिला वो रिसीवेबल ही बुक करता है जिंदगी में। उसने इशू कर दिया था, इसको मिला 2 जुलाई को है, तो जिंदगी भर याद रखिए, अगर एस ने चेक इशू कर दिया, पेरेंट कभी भी डेबिट नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास आ ना जाए। तो पेरेंट के पास तो चेक आया ही नहीं, वो रिसीवेबल डेबिट करेगा। रिसीवेबल कितने पे डेबिट करेगा?
अब हमने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी अपने पाँव पे। इंटरेस्ट रिसीवेबल को क्या करें, खत्म, कितने से 1.92, इंटरेस्ट रिसीवेबल को खत्म करें। और प्लीज आदत से मजबूर है हम कि जैसे ही आपस की कैंसलेशन आती हैं तो इंटरेस्ट पेएबल को भी खत्म करना होता है, कितने से 1.92 से नहीं, क्योंकि उसने इशूड कर दिया इसलिए उसके लिए पेएबल कितना था 0। बाकी क्या है, कितना 1.92। अभी सर आसिफ से यही बात हो रही थी, हम कह रहे थे कि इन चीज़ों का ना हल कोई नहीं है। अब इस तरह की चीज़ कोई आपके अटेम्प्ट में किसी में आई है, उसके बाद तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। ये सवाल कब आया था, एक दफ़ा इधर आया था और एक और भी आया हुआ है, पास पेपर क्वेश्चन 8 में भी आया हुआ है। पास पेपर क्वेश्चन 8 कब आया था, ये पास पेपर क्वेश्चन 8 2018, 6-7 साल हो गए हैं, दोबारा ये एडजस्टमेंट टेस्ट नहीं हुई। अच्छा, जिसको ये एडजस्टमेंट नहीं भी आई टेस्ट के अंदर, कोई मसला ही नहीं, मुझे ये बता दें क्या उस बंदे ने 12 और 16 को कैंसिल कर दिया था, ये जरा हाथ खड़ा करके बता दें, -12 -16 बस। और वो बंदा हाथ खड़ा करे जिसने इन ट्रांजिट में 5.92 डाल दिया था, बस समझ आया नहीं आया, 5.92 डाल दिया था, बस ये आधा नंबर कट गया होगा, बस 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 आधा नंबर कट गया होगा, इसमें कोई मसला नहीं मेरे भाई, ऐसी एडजस्टमेंट्स का हल नहीं है। खुदा के लिए अपनी बेस को ना हिलाया करें, मेजॉरिटी बच्चा इस वजह से फेल हो रहा है। वो कोई ऐसी एडजस्टमेंट आती है तो उसके अगले दिन जब टॉपिक में बैठा होता है ना, वो पहले ही समझ रहा होता है यार वो वाली चीज जो है ना, बस फिर आई कैप कामयाब हो जाता है। ठीक है आ जाओ फिर, इस तरह की चीजें तो डाल के कंफ्यूज करते हैं, और बाकी 70-80% पेपर वो होता है, ये नजर नहीं आ रही एडजस्टमेंट, ये नजर नहीं आ रही, ये नजर नहीं आ रही, ये नजर नहीं आ रही, की है ओके। लेकिन प्लीज बैलेंस शीट का सवाल चल रहा है, इसको ब्रैकेट में ले लें, CRE कर लें, दोनों में से दोनों एंट्रीज कर लें और ऊपर लिख लीजिएगा दोनों तरह सही है, लेकिन वो बुरा तरीका है, बड़ा शॉर्टकट तरीका है। हाइब्रिड में तो मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, आप लोग नोट करें। जी हाँ, ये तो जी डिस्कशन हो गई किसके एंगल से, बैलेंस शीट के एंगल से। अब मैं इस साइड को नहीं देख रहा, इस साइड को देख रहा हूं। अब आपने करना ये लोन पेबल में -12, कैश में डाल देने आपने 4 और इधर -16, और रिसीवे करंट एसेट्स में जाके डाल दीजिएगा, या रिसीवेबल जो भी पड़े हैं उसमें 1.92 डाल के 1.92 निकाल भी दीजिएगा, या इधर से ही कैंसिल कर दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद CRE में जाके खुशी बुक कीजिएगा। सर आपने तो कहा था ये एडजस्टमेंट CRE में जाती नहीं है। ओह भाई प्लीज ऐसे ना करो मेरे साथ, मैंने कहा था नहीं जाती, लेकिन ये और मसला है, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं की हुई, वो और मसला है, वो और मसला है। और उसको खत्म। अच्छा, अब डिस्कस करने हमने P&L के एंगल से, अब डिस्कस करने P&L के एंगल से। P&L के एंगल से बिल्कुल आसान सी एडजस्टमेंट है। बताएं जी, P की इनकम कितनी है, इनकम कितनी बनती है, बनती 1.92। सब्सिडरी का एक्सपेंस कितना बनता है, बनता 1.92, 1.92 आप लोग यहां लिख के मुफ्त के नंबर ले लीजिएगा, -1.92 -1 लेकिन बोले अगर अकाउंटेंट भूल गया तो पहले रेक्टिफाइंग कर दीजिएगा। तो अगर आप मशवरा देते हैं तो पहले मैं ये कर देता हूं जो इसने यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं सवाल में कैसे करूंगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। चलें जी, अदर इनकम और फाइनेंस, मुझे नहीं पता सवाल में क्या है, क्योंकि सवाल तो है ही बैलेंस शीट का।
ये तो वो फिगर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने उठा ली, ठीक है। पहले मेरे ख्याल से ये उर्दू वाली बात कर लेते हैं। अकाउंटेंट कौन सी एंट्री करना भूला है? अकाउंटेंट कौन सी एंट्री करना भूला है? रिसीवेबल, डेबिट, इनकम। तो इनकम को करें क्रेडिट, P&L के मुंह पे करें करें करें, P&L के मुंह पे करें क्रेडिट, करें 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 करें। ये अकाउंटेंट की भूली भी बात हमने कर ली। अब इस उर्दू वाली लाइन को हटा दें और अब इधर आके बताएं जिसने गड़बड़ की हुई थी उसकी गलती हमने सही कर दी। अब सारे अकाउंट्स हमारे सही हो गए हैं। अब बताएं हमें कौन सी बेसिक एडजस्टमेंट करनी चाहिए? दोनों की किताबों से इनकम और एक्सपेंस कैंसिल कर दें। -1.92 -1.92, इस तरह P&L के अंदर हिट होगा। बड़ा सा खूबसूरत सा करके नोट कीजिएगा। P&L वो यार छोड़े, ये उसने रिकॉर्ड करना भूल गया। ये वाले नंबर तो ले लीजिएगा ना पेपर में, ये वाले नंबर तो ले लीजिएगा, ये तो इजी मार्क्स हैं। ये क्या है? रेक्टिफिकेशन। और ये कैंसलेशन। जी नहीं, वो नहीं पॉसिबल हो सकता, इतना डिले नहीं हो सकता, इतना डिले नहीं हो सकता। इस साल वो अगर वो भूल ही जाता, इस साल उस पे इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करता। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा जी, चलें जी, आए पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 में। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8, एडजस्टमेंट नंबर V। लोन की अमाउंट ऊपर से देख लें पहले। ओ बीवी, तेरा लेवल, तू शोहर को लोन दे रही है? हाँ हाँ, वक्त वक्त की बात होती है। वो पुराने जमाने में शोहर लोन दिया करते थे बीवियों को, आजकल बीवियां शोहरों को लोन देती हैं। ठीक है बीवी। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, बीवी के कह रही है मैंने कितना लोन दिया हुआ है? LR लोन रिसीवेबल, LR कितने? 120। और पेरेंट क्या कह रहे हैं, मैंने कितना वापस करना है? शायद इसने वापस थोड़ा बहुता करके पेएबल कम कर दिया है, मुझे ये लग रहा है। बोले जरा, इसने पेएबल को पे कर दिया ना, इस वजह से उसका रिसीवेबल उधर ही खड़ा है, उसे रिसीव नहीं हुआ और इसने पे कर दिया है शायद। बाकी तो देखते हैं कहानी, देखते हैं ऊंट किस रुख बैठता है। जी, पहले इजी मार्क्स लें। अब मैं दो तरीके से एंट्रीज नहीं करवा रहा, पहले इजी मार्क्स लें। LR कितने? तुझे कहा भी है ना खाया कर, ज्यादा मोटा हो गया तो। LR और LP। The loan was granted on mid of year। ऐ भी तो गेम होती है ना। The loan was granted 2 साल पहले नहीं, was granted mid of and it carries interest at 10%। A check of 30, और ठहर जा 30 पहले साडा ते वेख ले किन्ना है हमारा, कितने इन ट्रांजिट? 24। चलो 30 में 24 तो है ही ना, 24 की एंट्री करते हुए डरा ना करें, 30 में तो पड़ा ही हुआ है ना। अ चेक ऑफ 20, ये सवाल में बता रहा है, पिछले में भी बता देता इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये आसान सवाल है। अ चेक ऑफ 30 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 24 तो प्रिंसिपल था, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाज डिस्पैच्ड, एंट्री कर ली है सब्सिडरी ने, बैंक क्रेडिट कर, वो पेरेंट ने पेमेंट कर दी है, वाज डिस्पैच्ड ऑन 31 दिसंबर। इसलिए पेरेंट की किताबों में ना लोन पेएबल आ रहा है ये 24, और ना पेरेंट की किताबों के अंदर इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है, क्योंकि उसने पे कर दिया। बट वाज रिसीव्ड बाय सब्सिडरी आफ्टर ईयर एंड, सब्सिडरी को ईयर एंड के बाद मिला। नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी टुडे, आज सब्सिडरी रिकॉर्ड करना, वो उसकी भी इनकम ही बनेगी। सब्सिडरी रिकॉर्ड करना भूल गई, रिकॉर्ड करें जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करें। नहीं कैश ही डेबिट कर सकते हो, चेक मिला ही अगले साल है।
इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। 120 इंटू 10%, मिट जाना। 6/12 साडा पेन जवाब दे गया है ਤੁਹਾਨੂੰ। 10% इंटू, 6 और आखिरी बात, ओए आपस का रिसीवेबल बुक हो गया, आपस का। इस रिसीवेबल को क्या करें, कैंसिल करें। अच्छा बोंगी मारे तो लिख देना इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। पेएबल वैसे होगा नहीं, पेरेंट की किताबों में कोई पेएबल डिस्पैच कर दिया ना उसने, चेक दे दिया है, जीरो। तो बैलेंसिंग कैश इन बैलेंसिंग कितना, 6, वही जो 24 और 6 पूरा 30 हो गया, 30 का इन ट्रांजिट है। ये तो एडजस्टमेंट किसके एंगल से हो गई, बैलेंस शीट के एंगल से। ये एडजस्टमेंट हो गई बैलेंस शीट के एंगल से। ओहो फिर ब्रैकेट में लेना अगर बैलेंस शीट के एंगल से है तो। सॉरी, ये आज एस ने लोन दिया हुआ है ना, तो एसआरई इंटरेस्ट इनकम एसआरई में जाएगी। वर्किंग फाइल ना बोले, मैंने अभी तो बैलेंस शीट की डिस्कशन की है, मैंने कौन सा P&L की डिस्कशन की है, तो अनु साथ अला पूछे। सॉरी सॉरी, मैं असल में मैं ये अवॉइड करना चाह रहा था, इट वाज नॉट वो, मैं अवॉइड करना चाह रहा था तो अनु अल्लाह पूछे, ये मैं नहीं कहना चाह रहा था। अच्छा जी, अब एक एडजस्टमेंट तो P&L में करनी है, वो है इधर रिसीवेबल पेबल कैंसिल होते हैं, इधर रिसीवेबल और उधर इनकम एक्सपेंस। अच्छा एक एडजस्टमेंट कर लिया करें, वैसे ही कर दें, वैसे ही कर दें एक एडजस्टमेंट। अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट -6 ये मुफ्त के नंबर ले लें, -6 P प्लस एस, छोटी सी जगह मैंने पता नहीं क्यों छोड़ी है बीच में। अच्छा अब बताएं इसमें से P&L में कौन सी चीज रिकॉर्ड करनी है। ये कैंसिलेशन, ये एडजस्टमेंट है, ये करनी है, जो सुबह सुबह सीखी है ये वो है, ये इजी मार्क्स जरूर लेने हैं। P&L में सेल परचेज कैंसिल या इनकम एक्सपेंस कैंसिल, वही बात। P&L में सेल परचेज और बैलेंस शीट में डेटर क्रेडिटर कैंसिल, इनकम एक्सपेंस कैंसिल हो गई। सर 12 महीने की नहीं है माय डियर, आपको सर कह रहा हूं 12 महीने की नहीं है, वो लोन ही यकम जुलाई को दिया, तो पूरे साल की नहीं है ही 6 महीने की। अच्छा ये कैंसिल हो गई। और अगली बात ये कि एक एंट्री मिस हो गई थी, तो वो हमने पढ़ी थी, अकाउंटेंट अगर कोई एंट्री करना भूल जाए तो वो रिकॉर्ड करें +6। ये किसकी इनकम है, ये मैंने आपको बताया, ये जो उर्दू लिखी हुई है, साड़ी उर्दू, अगर अकाउंटेंट को एंट्री करना भूल गया है तो ये आप लोग हाईलाइट करें, ये रेक्टिफिकेशन है, ये रेक्टिफिकेशन है, और ये क्या है, कैंसलेशन। सर आपने तो कहा था ऐसा 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 प्रॉफिट में कुछ नहीं जाएगा सर, वो उर्दू वाली बात गई है ना, हम कैंसलेशन तो नहीं लेके जा रहे। एसआरई टाइप चीज है ना, सीधे हाथ से पकड़ा है ना हाईलाइटर। चलो वापस करें, आदत पड़ जाएगी ना, नहीं चला गया नहीं इसी तरह। हाँ चले, चलो रहने दो, ठीक है टक्कन दे दे। अच्छा
साढ़े ऐसे नमाज के बाद आ जाए वो कह रहे हैं चलो ठीक है। द लोन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम जुलाई 2000, आखिरी दफा पढ़ लें भाई, आखिरी दफा बस, फिर नहीं किताबें बंद नहीं करनी, 5 बजे इंशाल्लाह फ्री करेंगे आपको 3 मिनट बाद। द लोन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम जुलाई 17 एंड कैरीज मार्कअप ऑफ 10% पर एनम। ऊपर से पहले ये दोनों कैंसिल कर दें, फिर इधर आए, इधर आके अ चेक ऑफ 30 मिलियन वॉज डिस्पैच बाय जेएल। 30 मिलियन का चेक डिस्पैच किया, उसको मिला नहीं। भाई ना करो ना इस तरह, ना हिलजुल करो प्लीज प्लीज प्लीज। उसको मिला नहीं तो 24 तो यहां से इन ट्रांजिट है। बाकी सवाल कहते हैं कि इंटरेस्ट एस ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। रिसीवेबल आपस का कैंसिल करें, लेकिन दूसरे की किताबों में पेएबल नहीं है, उसने पे कर दिया हुआ है, तो बैलेंसिंग क्या आ गया, कैश इन ट्रांजिट। अच्छा, इसको अब लेके कैसे जाना है, इसको सवाल में लेके कैसे जाना है? ओहो, ये इसका सॉल्यूशन किस पेज पे होगा? नहीं आप अच्छा चलें खोल के ही पता चलेगा ना। 681 कहीं अनलकीली हमने शॉर्टकट तरीके से ना शो किया हो। ओहो 681 680 नहीं यार की हो गया यार, थोड़ी मेहरबानी यार, छड़ दो सानू यार। हाँ अच्छा, इस एंट्री को देखते हैं। एलपी डेबिट 96, एलपी डेबिट 96, ये डेबिट वो तो बैलेंस शीट उठाया ना, -90। एलआर क्रेडिट 1, नंबर मिलते जा रहे हैं अब्बू मुझे, ये तो वैसे भी कर लेता मैं। कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट 24/6 अलग अलग ही लिखना बेहतर होगा, 24 और 6 अलग अलग लिखना बेहतर होगा, लेकिन हमने इधर डायरेक्ट लिख दिया है 30। हम शॉर्टकट तरीके से चले होंगे। ये पोस्ट कर दिया मैंने, ये और ये पोस्ट कर दिया, ये पोस्ट कर दिया। अब रिसीवेबल मैंने पोस्ट नहीं किया होगा, माजरत, रिसीवेबल कट गया था, लेकिन पोस्ट करना चाहिए था करंट एसेट्स में। और एसआरई में जाके हमें कितना नजर आएगा, 6 ना बोला करो, 6। एसआरई में कितना नजर आएगा हमें, 6। डन, ओके। आखिरी बात करके हमने आपको खत्म करें। पास पेपर क्वेश्चन 4 की ये एडजस्टमेंट जरा आप मुझे बता दें। पॉइंट 4 की आखिरी लाइन, पॉइंट 4 की आखिरी लाइन, मत छोड़ें किताबें कुतुबें ना खोलें, इधर देखें। पॉइंट 4 की आखिरी लाइन, अच्छा चीज आसान होती है, ऐसे स्यापा ना बनाए। कैश इन ट्रांजिट 30, एक्सेलेंट, ये इजी मार्क्स मिल गए, वेल डन। और थोड़े से मार्क्स लें, कोशिश करें। यहां तक पासिंग मार्क्स मिल गए, आधे नंबर मिल गए आपको, इस एडजस्टमेंट के आधे नंबर आपने ले लिए हैं। कैश इन ट्रांजिट 30, आगे नंबर लें। वो जो लिखा हुआ था ना सवाल में भी थोड़ी देर पहले, सेंटा चेक, यूएल सेटल्ड द आपस का बैलेंस ऑन 31 दिसंबर। पेरेंट ने कहा मैंने तेरे जितने पैसे थे ना अल्लाह वाली बंदी मेरी बीवी, मैं तेरे दे दिए हैं। सेड़ा मेरी किताबों में पेबल 0। यूएल सेटल्ड द इंटर कंपनी बैलेंस। हुण मैनू मंगना ही तू मंगने वाली, मैंने क्या मंगने वाली, मैं बीवी नु पेरेंट ने कहा है पुत्र, पेरेंट ने कहा पलिए लोके आई हैव सेटल्ड द बैलेंस। इसकी वजह से बताएं पेएबल कितने हैं, एक्सेलेंट 0, उसके पेएबल खत्म हो गए हैं। आई हैव सेटल्ड द बैलेंस, मैंने बैलेंस सेटल कर दिया बाय इशूइंग अ। हाउएवर पलिए लोके कहंदी मुझे चेक नहीं मिला सरताज, मुझे चेक नहीं मिला, मुझे तो अगले साल भी मिल जाए, बड़ी बात है। वो पुत्र मिल गया तेनू, हम कह रहे हैं पुत्र मिल गया तुझे अगले साल, लेकिन हमारे साल के एंड पे तो वो रिसीवेबल ही होगा ना। तो अब आसान सी एंट्री क्या बनेगी, वही जो अभी की थी, लोन रिसीवेबल तो रहने दें, डेटर खत्म करें
क्रेडिटर खत्म करें और कैश इन ट्रांजिट 30, कैश इन ट्रांजिट 30 बिकॉज यूएल पता चले यूएल बाद से बीवी होए, ओ तेरी खैर बीवी निकली, सारे खलो जो बीवी निकली। बीवी ने क्या मेरे सरताज जान छड़ मेरी जिन्हें पैसे लेने लै मैं तेनों चेक भेज छड़िया। बीवी ने कितने मगन हो के बोंगी चीजें समझ रहे होते हैं। बीवी ने सेटल कर दिया है, बीवी ने भाई बड़ा बड़ा करके लिखें कि बीवी के पेबल्स में 0 आ रहा है, बीवी के पेबल्स में और पेरेंट के रिसीवेबल्स में 30। सर आपको कैसे पता चला पेरेंट के रिसीवेबल में 30 है? मुझे तो नहीं पता चल रहा, आप लोग बताएं कैसे पता चला? बीवी के पेबल 0 हैं। क्यों बीवी के पेबल 0 हैं? बीवी सेटल करने के बाद फिर उसका पेबल कितना हो गया होगा? 0। हाउएवर द पेरेंट डिड नॉट रिसीव चेक, पेरेंट डिड नॉट रिसीव चेक। अच्छा मैं चेक रिसीव नहीं कर सका तो मेरे हाँ मेरी किताबों में तो रिसीवेबल आ रहा होगा ना, इसलिए मेरी किताबों में रिसीवेबल आ रहा है 30। जाए रहने तो नमाज के बाद पैक करना, टाइम थोड़ा रह गया।